दोस्तों ये है कैलिस्टो, जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा मून। इसका डायामीटर 4821 किलोमीटर है, यानी कि मर्क्यूरी से बस थोड़ा सा ही कम। पर ये कैलिस्टो से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है। जुपिटर के इस मून को सोलर सिस्टम के मोस्ट हेवीली क्रेटर्ड ऑब्जेक्ट का टाइटल हासिल है। कैलिस्टो की सरफेस में ना मिलियंस में क्रेटर्स मौजूद है। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस तो बताते हैं कि इसकी पूरी सरफेस ही इंपैक्ट क्रेटर्स से ढकी हुई है, और ये क्रेटर्स इतने गहरे हैं कि सरफेस की आइस को पूरी तरह एक्सपोज करते हैं, जिससे ये मून चमकदार दिखाई देता है। लेकिन आखिर इस मून की सरफेस पर इतने सारे इंपैक्ट क्रेटर्स बने कैसे? देखो दोस्तों, जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स हैं, गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। अब ये वो ऑब्जेक्ट्स है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से आउटर सोलर सिस्टम से आने वाले एस्ट्रॉइड्स की टक्कर झेलते आ रहे हैं। तभी तो जुपिटर और इसके 4 मून्स को इनर सोलर सिस्टम का सेवियर कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ना होते ना तो पृथ्वी हर दिन किसी न किसी एस्ट्रॉइड इंपैक्ट का शिकार बन ही रही होती, और यहाँ लाइफ कभी भी पनप ही नहीं पाती। बिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री में इन मून्स पर अनगिनत एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली कैलिस्टो के ऑपोजिट हमें गैनीमीड, आयो और यूरोपा पर इतने सारे क्रेटर्स नजर नहीं आते। ऐसा इसीलिए क्योंकि कैलिस्टो को एक डेड मून माना जाता है, और यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे किसी भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब देखो, एक तरफ जहां हमारी पृथ्वी इतने सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है, वहीं ऐसा माना जाता है कि कैलिस्टो पिछले 4.5 बिलियन ईयर से वैसे का वैसा ही बना हुआ है। इसका पॉसिबल रीजन शायद ये है कि कैलिस्टो जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स, जिन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं, उनमें सबसे दूरी पर स्थित है, और जुपिटर की टाइड्स का इस पर कोई खासा असर नहीं पड़ता। इसलिए शायद अपनी फॉर्मेशन के बाद ही इसकी क्रस्ट पूरी तरह से जम गई होगी, और समय के साथ साथ ये जियोलॉजिकली इनएक्टिव होता गया। अब इस असीम ब्रह्मांड में हमारे मोहल्ले यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे एक नहीं बल्कि कई अजीबोगरीब मून्स भरे पड़े हैं। वैसे क्या आपने कभी इस सिंबल को देखा है? अब देखो, चाइनीज फिलॉसफी में इसे ताई जीतू या यिंग यांग सिंबल कहते हैं, जो आधा व्हाइट और आधा ब्लैक होता है। अब आपको जानकर सरप्राइज होगा कि सोलर सिस्टम में एक मून है जो ठीक ऐसा ही दिखता है। मैं बात कर रहा हूं सैटर्न के आउटर मोस्ट लार्ज मून लैप्यूटस की। इसे साल 1671 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जियोवानी डोमेनिको कैसिनी ने डिस्कवर किया था। कैसिनी ने लैप्यूटस को तब देखा था जब ये सैटर्न की वेस्टर्न साइड पर मौजूद था, पर जब ये ईस्टर्न साइड पर पहुंचा ना तो सरप्राइजिंगली ये कैसिनी को नजर ही नहीं आया। कई सालों तक ये एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत बड़ी मिस्ट्री बना रहा, लेकिन साल 1705 में एक इम्प्रूव्ड टेलीस्कोप की मदद से फाइनली कैसिनी इसे ईस्टर्न साइड पर भी देख पाए, जिसके बाद कैसिनी को समझ में आया कि लैप्यूटस की एक साइड ब्राइट और दूसरी साइड बेहद ही डार्क है। साथ ही साथ ये सैटर्न से टाइडली लॉक्ड भी है, यानी कि लैप्यूटस की एक साइड, जिसे हम लीडिंग साइड कहेंगे, वो हमेशा सैटर्न की ओर होती है, वहीं दूसरी साइड, जिसे लैगिंग साइड नाम दिया जाएगा, वो सैटर्न की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पर लीडिंग साइड लैप्यूटस की डार्क वाली साइड है, जिसे कैसिनी रीजियो नाम दिया गया है। वहीं पर लैगिंग साइड ब्राइट वाली साइड है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके नॉर्दर्न साइड को रोंकेवॉक्स टेरा कहा जाता है और सदर्न साइड को सारागोसा टेरा नाम दिया गया है। अब देखो, कैसिनी रीजियो की डार्कनेस का कारण यहाँ कार्बन कंपाउंड्स और फ्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड पॉलीमर्स की प्रेजेंस को माना जाता है, और ये डार्क मटेरियल्स ओरिजिनली लैप्यूटस के है ही नहीं, बल्कि ये है फीबी के, जो सैटर्न का लार्जेस्ट आउटर मून है। अब जरूरी नहीं है कि लैप्यूटस की डार्कर साइड अंदर तक से पूरी तरह डार्क ही होगी। पॉसिबल है कि फीबी, जो ऑलरेडी काफी डार्कर टोन वाला मून है, उससे डार्क पार्टिकल्स आकर लैप्यूटस की लीडिंग सरफेस पर जम रहे हो, और ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल शायद साल 2009 में नासा के इंफ्रारेड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर्ड इस डिस्क के कारण हो रहा है, जो फीबी के इनर ऑर्बिट से होते हुए लैप्यूटस के इनर ऑर्बिट से भी गुजरती है। वैसे लैप्यूटस का 2 टोन कॉलोरेशन ही इसका एकमात्र स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसकी इक्वेटोरियल रिज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसे आप लैप्यूटस के इक्वेटर पर मौजूद एक विशालकाय अनएंडिंग माउंटेन समझ सकते हो, जो 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है, 20 किलोमीटर चौड़ा है, और इसकी हाइट भी 13 किलोमीटर की है। ये इतना विशालकाय है कि इवन हमारे हिमालयाज भी इसके सामने बौने नजर आएंगे। और ये सोलर सिस्टम के सबसे ऊंचे माउंटेन ओलिम्पस मॉन्स, जो मार्स पर है, उससे बस थोड़ा ही छोटा है।
इन्हें पहली बार साल 1981 में उस समय देखा गया था जब वॉयेजर 2 सैटर्न के करीब से गुजरा था। हालांकि वॉयेजर 2 के इमेजेस से हमें लैपिटस पर इस तरह की रिज होने की क्लैरिटी नहीं मिली थी। इनका पहला क्लियर एविडेंस हमें तब मिला जब 31 दिसंबर 2004 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इसकी इमेजेस खींची थी। लैपिटस का ये रिज सिस्टम हेवीली क्रेटर्ड है, जो दिखाता है कि ये कितना प्राचीन है, और इसके कारण लैपिटस का शेप हमें किसी वॉलनट की तरह लगता है। नाउ इंटरेस्टिंगली ये इक्वेटोरियल रिज हमें कैसिनी रीजियो यानी कि लैपिटस की डार्कर साइड पर ही देखने को मिलती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इस इक्वेटोरियल रिज और लैपिटस की डार्कर साइड में कोई कनेक्शन हो। हालांकि इनके बारे में फिलहाल तक तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे क्या आप जानते हो कि लैपिटस का ये नाम कहां से आया है? वेल, मैं आपको बता दूं कि सैटर्न के ज्यादातर मून्स का नाम ग्रीक माइथोलॉजी में बताए गए टाइटन गॉड्स के नामों पर रखे गए हैं, और लैपिटस भी एक टाइटन गॉड ही हुआ करते थे जिनके बेटे थे एटलस। एंड इंटरेस्टिंगली सैटर्न के एक मून का नाम एटलस भी रखा गया है, और ये तो लैपिटस से भी ज्यादा स्ट्रेंज है। देखो, एटलस को साल 1980 में खोजा गया था जब वॉयेजर 1 सैटर्न के करीब से गुजर रहा था। इसका शेप ना किसी फ्लाइंग सॉसर की तरह है और इसकी रेडियस करीब 15 किलोमीटर की है। एटलस पर भी हमें लैपिटस की तरह ही इक्वेटोरियल रिज देखने को मिलती है, लेकिन इनके बीच किसी तरह के कनेक्शन होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि एक तरफ जहां लैपिटस सैटर्न के आउटर मोस्ट मून्स में से एक है, वहीं एटलस इनर रिंग्स में मौजूद है। जून 2005 में जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इसकी इमेजेस ली थी, तब ये पता चला कि इसका सेंटर तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का ही है, लेकिन इसकी स्मॉल साइज और विशाल का इक्वेटोरियल रीजस की प्रेजेंस के कारण इसका शेप किसी फ्लाइंग सॉसर की तरह लगता है। पर भाई, आखिर ये इक्वेटोरियल रिज बनी कैसे? वेल देखो, इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कीलर गैप, जो सैटर्न की रिंग ए की आउटर एज पर मौजूद 35 किलोमीटर का एक गैप है। माना जाता है कि रिंग ए में ये गैप डैफ्निस नाम का मून क्रिएट कर रहा है, जो इसी कीलर गैप में ऑर्बिट करता है। ये मून ग्रेविटेशनल रिपल्स क्रिएट करती है, जिससे पहले तो रिंग के पार्टिकल्स इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो वापस रिंग की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है। अब एटलस के बारे में माना जाता है कि क्योंकि ये रिंग ए की आउटर एज पर मौजूद है, तो ये रिंग मटेरियल इसके इक्वेटर से अट्रैक्ट हो रहा है और मून के चारों ओर ये इक्वेटोरियल रिजेस बना रहा है। हालांकि दोस्तों, हर सेलेस्टियल बॉडी को एटलस की तरह एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत कुछ छीन लिया जाता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सैटर्न के ही एक मून हाइपीरियन की, जिसका शेप बहुत ही इरेगुलर है और इसका अपीयरेंस स्पॉन्ज की तरह लगता है। इसकी डिस्कवरी ना साल 1848 में हुई थी और ये सोलर सिस्टम में खोजा गया पहला नॉन राउंडेड मून था। हाइपीरियन की डेंसिटी सैटर्न की ज्यादातर मून्स की तरह काफी कम है। इनफैक्ट ये पानी से कुछ आधी ही है, जिसका मतलब है कि इसकी सरफेस पोरस है और ये मून मोस्टली वाटर आइस का ही बना हुआ है। हाइपीरियन की सरफेस पर एक विशाल का इम्पैक्ट क्रेटर भी है, जिसका डायामीटर 121 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 10 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन भाई, इतना बड़ा क्रेटर इसकी सरफेस पर बना कैसे होगा, खास करके जब इसका डायामीटर ही सिर्फ 210 किलोमीटर का है। अब देखो, इसका एग्जैक्ट रीजन तो किसी को भी नहीं पता, पर मुझे लगता है ना कि इसकी आईसी सरफेस के कारण ऐसा हुआ होगा। मतलब देखो, अगर ये आईसी की जगह रॉकी होती ना, तो डेफिनेटली इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर नहीं बना होता। ऑब्जर्वेशंस बताती है कि हाइपीरियन की एक्सिस और इसकी रोटेशन बेहद ही अजीब है। ये कब कैसा घूम जाए, इसको प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि आज से करोड़ों साल पहले हाइपीरियन किसी डिस्ट्रक्टिव कोलिजन का शिकार हुआ होगा, जिसके बाद ये कई टुकड़ों में टूट गया होगा और सबसे बड़ा टुकड़ा आज हाइपीरियन के रूप में बचा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रोटो हाइपीरियन यानी कि टक्कर के पहले का मून हाइपीरियन 350 से लेकर 1000 किलोमीटर के डायामीटर का रहा होगा और आज ये महज 270 किलोमीटर का बचा हुआ है, जिसके कारण इसे फॉसिल मून भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिरांडा की, जो यूरेनस की इनर मोस्ट 5 सैटेलाइट्स में से सबसे छोटा सैटेलाइट है। इसे 16 फरवरी 1948 को गेरार्ड कुइपर ने डिस्कवर किया था। 470 किलोमीटर डायमीटर वाले इस मून का शेप देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मतलब भाई, इस मून पर आप टेरेंस का नेटवर्क देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा कि ये बना कैसे होगा।
इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो एस्ट्रॉइड सिर्फ गिरा नहीं था बल्कि उसने पूरी सरफेस पर दौड़ लगाई है। कुछ जगहों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो F1 रेसिंग के सर्किट्स हो और कुछ वी शेप की वैलीज वीडियो गेम से निकले ग्राफिक्स की तरह लगती है। अब भाई इन सब को देखकर ऐसा लगता है ना मानो इन्हें कुदरत ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद बैठ के डिजाइन किया हो। नाउ जोक्स अपार्ट, सोचो कि ये बना कैसे होगा। वेल, इसका एक्सप्लेनेशन है फ्रैंकेनस्टाइन सैटेलाइट। देखो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसमें ये बताया गया है कि मिरांडा जैसा पास्ट में कोई मून होगा ही नहीं, बल्कि इसकी जगह पर छोटे छोटे कई मून्स रहे होंगे जो समय के साथ साथ मर्ज होकर एक ऑब्जेक्ट बन गए होंगे और जब अलग अलग टुकड़ों को ऐसा जोड़ते हैं ना तभी ऐसी बवाल चीज बनती है। इसका दूसरा रीजन यूरेनस के ही एक मून उम्ब्रियल को माना जाता है। इसको देखकर ऐसा माना जाता है कि ये एक समय मिरांडा के साथ 3:1 रेजोनेंस में था। अब इसे आप टाइडली लॉकिंग जैसा समझ सकते हो, जिसके कारण मिरांडा का एक फेस हमेशा उम्ब्रियल की तरफ ही होता था। मिरांडा और उम्ब्रियल के पेयर के बीच इसी 3:1 रेजोनेंस के कारण मिरांडा का ये हाल हुआ होगा। देखो, उम्ब्रियल के टाइडल फोर्सेस ने मिरांडा की सरफेस को अंदर से हीट कर दिया, जिससे यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटीज ट्रिगर हो गई और इसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया। हालांकि बाद में किसी एक्सटर्नल रीजन से मिरांडा और उम्ब्रियल के बीच का रेजोनेंस टूट गया और ये दोनों अलग अलग हो गए। वैसे दोस्तों, मून सिर्फ प्लैनेट्स के ही नहीं होते बल्कि एस्ट्रॉइड्स के भी मून हो सकते हैं, और एक ऐसा ही अजीबोगरीब मून है डैक्टाइल, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड 243 ईडा को ऑर्बिट करता है। इसे 28 अगस्त 1993 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिस्कवर किया गया था। इसका नाम डैक्टाइल्स नाम के मिथिकल क्रिएचर पर रखा गया है, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार माउंट ईडा पर रहा करता था। कुछ 1 किलोमीटर डायमीटर वाला ये मून देखने में पोटैटो की तरह लगता है, और अपनी खोज के समय पर यह पहला ऐसा मून था ना जो एक एस्ट्रॉइड को ऑर्बिट करता पाया गया था। हालांकि आज हम ऐसे 2 दर्जन से भी ज्यादा मून्स के बारे में जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आया कहां से। वेल, इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो ये एस्ट्रॉइड ईडा से ही टूटकर अलग हुआ होगा या फिर ईडा ने इसे अपनी सराउंडिंग से कैप्चर कर लिया होगा। हालांकि डैक्टाइल के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है और ये इतना छोटा है कि पृथ्वी से तो इसे देखा ही नहीं जा सकता। एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकलकर अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट प्लूटो, मेरा मतलब है नेपच्यून पर, और बात करते हैं नेरियड की, जो नेपच्यून का तीसरा सबसे बड़ा मून है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे सोलर सिस्टम का सबसे एक्सेंट्रिक मून माना जाता है। लेकिन आखिर ये एक्सेंट्रिसिटी होती क्या है? वेल, चलो इसके बारे में डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ बीच में एक प्लैनेट है और इसके अराउंड जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये उसके अराउंड एक ऑर्बिट है। अब क्योंकि ये एक परफेक्ट सर्कल है तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी को हम 0 कहेंगे। अब अगर इस ऑर्बिट में कोई मून घूमता है तो वो हमेशा प्लैनेट से सेम डिस्टेंस पर होगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा कर्व कर दे तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी बढ़ जाएगी और मून कभी प्लैनेट से काफी करीब होगी तो कभी बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाएगी। नेरिड के केस में ये एक्सेंट्रिसिटी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है, क्योंकि अपनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जहां ये नेपच्यून से 14 लाख किलोमीटर दूर होता है, तो वहीं फारदेस्ट डिस्टेंस पर 97 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये हुआ कैसे? वेल, इसके सबूत हमें साल 1989 में यहां से गुजरने वाले वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की इमेजेस में मिली है, जो ये बताती है कि ट्राइटन, जो नेपच्यून का सबसे बड़ा मून है ना, वो असल में नेपच्यून का था ही नहीं। ये ओरिजिनली कुइपर बेल्ट में रहा होगा, लेकिन बाद में ये नेपच्यून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में फंस गया और तब से लेकर आज तक इसके ही चक्कर काटता फिर रहा है। लेकिन ट्राइटन के आने से हुआ ये कि नेपच्यून के ऑर्बिट में मौजूद दूसरे कई मून्स इसकी ग्रेविटी के कारण बाहर फिक गए और कुछ शायद डिस्ट्रॉय भी हो गए होंगे। लेकिन नेरियड अपनी बड़ी साइज के कारण दोनों ही सिचुएशंस में नहीं फंसा और आज भी नेपच्यून के ऑर्बिट में बना हुआ है। पर भाई, ट्राइटन ने इसकी ऑर्बिट बिगाड़ जरूर दी है, जिसके कारण इसे आज अंतरिक्ष टीवी के वीडियो में फीचर होने का एक्सक्लूसिव मौका मिल रहा है। वैसे आपको इनमें से कौन सा मून सबसे कमाल का लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो, इस वाले वीडियो को जाकर देखो, जिसमें हमने बात किया है कि यूरेनस और नेपच्यून के अंदर आखिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। देखो, यूरेनस और नेपच्यून के अंदर ना कोई भी जीवित कोर नहीं है जो कि अर्थ की तरह उसके मैग्नेटिक फील्ड को बनाए, लेकिन उसके अंदर कुछ स्ट्रेंज चीजें मिली है जो कि इतने भयंकर मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट करती है। और आखिर वो चीज क्या है, उसे जानने के लिए यहाँ पर टैप करो और जाकर देखो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय